गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग कथा भारती की छुट्टी नामक कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। इनका जन्म कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है। इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि और गोरा है और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई और यह कोलकाता में जोड़ा साँको में इनका जन्म हुआ था। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र फटिक है, यानी कि सरदार फटिक चंद। इसे सरदार इसलिए बोला गया है क्योंकि वह अपने गांव के लड़कों का सरदार बना हुआ था। सारे कामों के जो भी आदेश थे वह गांव के बच्चों को वही दिया करता था, तो अपने दोस्तों में वह सरदार बन गया था। एक बार बड़ी नदी के किनारे एक भारी साखू पेड़ का जो एक बहुत बड़ी टहनी थी, लट्ठा था, वह ऐसे ही रखा हुआ था। तो उन्होंने बदमाशी के बारे में सोचा और सोचा कि क्यों न इसे मिलकर लुढ़काकर नदी में बहा दिया जाए और जिसका होगा वह परेशान होगा। तो यह सोच के वह बहुत खुश हुआ कि दूसरा परेशान होगा। यह उनकी बदमाशी सूझी उन्हें। लेकिन फटिक का छोटा भाई माखनलाल वह उस लट्ठे यानी वह उस टहनी पर बैठ गया। वह उसे नदी में नहीं फेंकना चाहता था और इसे देखकर सारे लड़के मुरझा गए, यानी सारे लड़के अब बोले अब कैसे होगा। तो एक ने पास जाकर उसे डरते डरते धक्का दिया, लेकिन वो जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ और वह वहीं पे बैठा हुआ। उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उसने फटिक ने आकर बड़े रोब से कहा, देख उतर जा नहीं तो मार खाएगा। लेकिन फिर भी वह ना हिला डुला। तो अब फटिक को अपने सम्मान की बात आ गई कि सब सोचेंगे कि ये छोटे भाई के सामने डरता है। तो फटिक ने इधर ना उधर देखा, उसे तमाचा जड़ दिया। लेकिन वह क्या करता, उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो उसने सोचा कि वो उसे एक तमाचा जड़ दे, लेकिन उसकी हिम्मत तो हुई नहीं। तो फिर सारे बच्चों को एक दूसरा उपाय सूझा। उन्होंने बोला कि क्यों ना उस माखन को भी टहनी के साथ नदी में लुढ़का दिया जाए। माखन ने सोचा चलो मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, सबको दोषी ठहराऊंगा, यह उसके लिए गौरव की बात है। पर किसी के दिमाग में ये नहीं है ये किसी बड़ी विपत्ति को बुला सकता है या किसी बड़ी विपत्ति का अंदेशा हो सकता है। अब लड़कों ने कमर बांधकर लट्ठे को लुढ़काना शुरू किया। मारो मारो ठेला, थोड़ा होई और शाबाश जवान, यह सब करके वो लट्ठे को नीचे गिराने लगे और माखन भी चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर पड़ा, अपना संतुलन खोके। अब खेल के प्रारंभ में ही ऐसा देखकर सारे लड़के बड़े खुश हो गए, मगर फटिक तो घबरा गया क्योंकि वह उसका भाई था। और माखन एकदम इधर न उधर देखा और फटिक को मारने लगा, उसे नोचने खसोटने लगा और रोते रोते घर की तरफ चल गया। बस अब खेल तो अब खत्म हुआ क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो हो ही चुका था, वहीं पे खेल समाप्त हो गया। अब थोड़ी देर के लिए कास एक फल है, उसे उखाड़कर वह एक आधी डूबी नाव के पास जाकर फटिक जा बैठा और कास की जड़ को चबाने लगा। इतने में दूसरे गांव से एक नाव आकर लगी और उससे एक अधेड़ आदमी था। उसने पूछा कि चक्रवर्तियों का घर कहाँ है। तो लड़के ने इधर किधर इशारा देके बोला कि वहाँ है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। फिर उसने पूछा कि कहाँ। उस अधेड़ आदमी ने पूछा कहाँ। तब फटिक बोला कि मैं नहीं जानता। अब वो आदमी इधर उधर अपने घूमने लगा तलाश करने के लिए। थोड़ी देर बाद बाघा नौकर यानी कि फटिक के पास बाघा नौकर आकर बोलता है कि फटिक भैया आपको माँ बुला रही है। फटिक ने कहा कि जाओ, मैं नहीं जाता। लेकिन बाघा नौकर भी उतना ही ठीक था। उसने फटिक को फटाक से अपने कंधे पर उठाया और लेकर चल दिया। अब फटिक को देखते ही माँ गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला कि तूने माखन को क्यों मारा। तो वो बोलता है कि माखन झूठ बोलता है, मैंने नहीं मारा। फिर माखन ने बोला कि हाँ उसने मारा है। अब फटिक से रहा ना गया, उसने तेज से लपककर माखन के गाल पे कसकर एक तमाचा जड़ दिया। फिर बोला फिर से झूठ। अब माखन का पक्ष लेकर माँ फिर से फटिक को जोर से झकझोर देती है और 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। तो फटिक अपने माँ को ढकेल देता है। तब माँ बोलती है कि तू मुझ पे ही हाथ उठाएगा।
इतने में एक वही आदमी आ पहुंचा, वही अधेड़ आदमी जिसने फटिक से चक्रवर्तियों के घर का यानी उसी के घर का पता पूछा था। अब फटिक की माँ आश्चर्य और आनंद में आकर, अरे भैया तुम आ गए, वो उसके अपने भाई थे, यानी ये वो फटिक के मामा जी थे। अब बहुत दिन हो गए, फटिक की माँ के भैया पछाह की तरफ नौकरी पर गए थे। इसी बीच फटिक की माँ के 2 लड़के यानी फटिक और माखन हुए और दोनों बड़े भी हो गए। और माखन के होने के बाद उनके पति की भी यानी फटिक के पापा की, उसके पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है। तब से लेकर आज तक उनके भैया को अपनी विधवा बहन से मिलने का मौका ही नहीं मिला था। और आज छुट्टी पाकर विशंबर बाबू यानी फटिक के मामा जी अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन तो हंसी खुशी कट गए और अंत में विदा होने से पहले जब विशंबर बाबू ने लड़कों के पढ़ाई लिखाई की बात की तो मालूम हुआ कि फटिक बहुत ढीठ हो गया है, उसका पढ़ाई लिखाई में जरा सा भी मन नहीं लगता। और वही माखन शांत है, सुशील है और पढ़ने लिखने में भी तेज है। फटिक की बहन ने कहा, फटिक के मारे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। यह सुनकर विशंबर बाबू ने कहा कि वो फटिक को कलकत्ता ले जाकर वहीं अपने पास रखकर पढ़ाएंगे। और माँ भी राजी हो गई। और फटिक से जब पूछा गया कि वो मामा के साथ कलकत्ता जाएगा तो वह भी राजी हो गया। और अब फटिक अपने मामा जी के साथ कलकत्ता पहुंच गया। अब मामी से बातचीत हुई। अब मामी फटिक को देख के खुश थी कि नाखुश, यह बोलना तो मुश्किल था, लेकिन वह अपने तीनों लड़कों के लेकर नियम अनुसार जैसे थी वैसे ही चल रही थी। और 13 साल के अपरिचित शिक्षित गांव के लड़के को छोड़ देने की ठानी है घर में क्रांति पैदा कर देना। यानी फटिक 13 साल का था और विशंबर नाथ की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनमें जरा सा भी शऊर नहीं था। वह ना ही उससे प्यार करते, बस काम से काम मतलब रखते। और कपड़े भी वो बहुत भद्दे तरीके से पहनते थे। उसके बाद वह सोचते थे कि फटिक से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वह सर पे चढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे करके वह उसके मन में तरह तरह की बातें बना रहे थे। और उसके बाद होता क्या है कि अब फटिक को, अब किसी भी बच्चे को उसकी माँ की याद तो आएगी ही। वह हमेशा दूसरों के मन में प्यार ढूंढता था कि सब उससे स्नेह करें, लेकिन सब सोचते थे कि अगर वो उससे स्नेह करेंगे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा, तो कोई उससे स्नेह नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में वह घर उसके लिए नर्क जैसा हो गया था। चारों ओर स्नेह शून्य था, यानी कोई उससे स्नेह नहीं करता था। अब फटिक अपनी मामी के स्नेहहीन आंखों में अशुभ ग्रह की तरह खटकने लगा था और उसे यह बात समझ में भी आ गई थी। मामी अगर कोई भी काम कहती तो वह एक के बदले 4 काम कर देता, ताकि उसे लगता कि मामी अब उसे प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कभी ना होता। वह बोलती, रहने दो, छोड़ दो, जाओ जाओ पढ़ाई करो। ये सब करके फटिक मन ही मन उदास हो जाता। अब घर के भीतर ऐसा अनादर और बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वह दिल और मन बहला ले। अब 4 दीवारी के अंदर ही वह रहता था, लेकिन उसे अपने अब गांव की याद आने लगी। उसे वह खुली मैदानें, खुले खेत, नदी का किनारा, यह सब उसे आने लगा, सब उसे याद आने लगा। अब स्कूल में भी वह पढ़ने लिखने में तो इतना अच्छा था नहीं। अब स्कूल में भी उससे बड़ा मूर्ख और पढ़ने से जी चुराने वाला दूसरा कोई लड़का भी ना था। कोई भी बात पूछने पर वह दाएं बाएं मुंह खड़ा करके मुंह खड़ा हो जाता। अब मास्टर साहब जब मारना शुरू करते तो वो बोझ से लदे गधे की तरह चुपचाप सब सह लेता था। और लड़कों की जब खेल की छुट्टी होती तो वह जंगलों के पास खड़ा दूर के मकानों की छत देखा करता। जब उस दोपहर की घाम में किसी के छत पर 1-2 लड़के लड़कियां खेल के बहाने क्षण भर के लिए दिखाई देते तो उसका चित्त अधीर हो उठता। एक दिन उसने मन ही मन निश्चय किया, वो मामा के पास बोलेगा कि मैं घर कब जाऊंगा। तो मामा ने उससे कहा कि स्कूल की छुट्टी होने दो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और स्कूल की छुट्टी तो दशहरे में होगी, उसे तो अभी बहुत दिन है। तो एक दिन की बात है, फटिक के स्कूल की किताबें खो गई। वैसे तो वो कुछ याद करता नहीं था, ऊपर से उसकी किताबें खो गई। अब वह रोज मास्टर जी से मार खाता रहता। और
मास्टर जी ने रोज उसे मारना पीटना और बेइज्जत करना शुरू कर दिया। स्कूल में उसकी ऐसी दशा हो गई कि उसके अपने मामा के बेटे यानी ममेरे भाई भी उससे अपना भाई कहने में उन्हें शर्म आने लगी और फटीक को अपमानित होते देखते तो वे लड़कों से कहीं ज़्यादा खुशी जाहिर करते। मतलब अब उस फटीक के प्रति उसके मामा के लड़कों के भी शर्मिंदा तो होते ही थे और साथ में फटीक का वो मजाक भी उड़ाया करते थे। तो एक दिन वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त न कर अपनी मामी से जाकर बोलता है कि आज मेरी किताबें खो गई। अब मामी अपने होठों का दोनों किनारा पर क्रोध में बोली कि अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए 5 महीने में 5 बार किताबें नहीं खरीदवा सकती। फटीक चुपचाप लौट आया, इस बात का ख्याल करके कि वह पराया पैसा बर्बाद कर रहा है। उसे अपने माँ पे गुस्सा आया था, क्यों उन्होंने यहाँ से भेज दिया और अपनी हीनता पे भी उसे शर्म आई। उसकी भी तो हरकतें सही नहीं थी, उससे भी उसे अपने खुद पे शर्म आई। अब स्कूल से लौटने के बाद उस रात फटीक के सिर में दर्द शुरू हुआ। उसका भीतर से जी घबराने लगा। वह सोच लिया कि अब वह बीमार पड़ने वाला, उसे बुखार लगने वाला है। तो ऐसी हालत में किसी भी बच्चे को माँ के सिवा और कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। अब उसने सोचा कि मामी तो बीमार पड़ जाएगा तो मामी के लिए फिजूल खर्च और एक आफत भी बन जाएगी। इस उम्मीद से दूसरे ही दिन फटीक लापता हो गया। चारों ओर उसे खोजा गया, पड़ोसियों के घर छाने गए, पर कहीं भी उसका पता न लगा। उस दिन आधी रात से ही वर्षा हो रही थी और लोगों ने भीग कर उसे खोजा, लेकिन फिर भी कहीं पता न लगा। तब अंत में विशंभर बाबू ने थाने में रपट दर्ज की। सारा दिन बीत गया। शाम के बाद एक गाड़ी विशंबर नाथ के दरवाजे पर लगी। वर्षा जैसी की वैसी ही जारी थी। वर्षा मूसलाधार हो रही थी। अब सड़क पर घुटनों भर पानी भी जम गया था। 2 सिपाही मिलकर फटीक को गाड़ी से उतारते हैं और विशंबर बाबू के पास पहुंचाया जाता है। देखा गया कि वह सिर से लेकर पांव तक भीगा हुआ है, आंखें लाल हुई है, वो थर-थर कांप रहा है जाड़े से। और विशंबर नाथ उसे उठाकर भीतर ले आए और मामी उसे देखते ही बोल उठी, क्यों फिजूल में पराये लड़के को लेकर जान आफत में डाल रहे, भेज क्यों नहीं देते इसे अपने गाँव। वास्तव में वह उससे गुस्सा नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था और इस चिंता के कारण वो अपने बच्चों की भी चिल्ला रहे थे। फटीक ने रोते हुए कहा, मैं तो जा ही रहा था माँ के पास, ये लोग मुझे उठा कर लाए हैं। फटीक को बहुत तेज बुखार भी चढ़ा था। वह रात भर ऊट-पटांग नींद में बकता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर ले आए और उसने अपनी आंखें लाल आंखें खोलकर छत की ओर देखते हुए कहा, मामा जी मेरी छुट्टी हो गई क्या। विशंबर बाबू रुमाल से आंखों से आंसू पोंछते हुए उस जलते हुए बच्चे के कमजोर हाथ को अपनी गोद में रखकर उसके पास बैठे थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उस बच्चे को अपनी माँ की याद आ रही है। अब फटीक बड़बड़ा रहा था कि माँ मुझे मत मारो, माँ मैंने कुछ नहीं किया माँ। दूसरे दिन जरा दिन चढ़ने पर फटीक को होश आया। ना जाने वह चारों ओर आंखें फाड़ कर देखने लगा और अंत में थककर हताश होकर दीवार की तरफ मुंह करके सो गया। विशंबर बाबू ने उसके मन की बात ताड़ ली थी और धीरे से कहा कि फटीक बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है, अब आती ही होगी। अब विशंबर बाबू की इस बात से वह जैसे उसकी आंखें टिमबत्ती के उजाले की तरह टिमटिमा गई और वह फटीक माँ के लिए प्रतीक्षा करने लगा। फटीक की अवस्था जहाज के खलासियों की तरह हो गई थी, जो चिल्लाते रहते हैं, 1 बाव नहीं मिला, 2 बाव मिला। कलकत्ता आते समय वो कुछ दूर तक स्टीमर में आया था। स्टीमर के खलासी के लोग पानी में लोहा सुधा रस्सी डालकर गाने के स्वर में पानी मापते हैं। बाएं में पड़ा फटीक उन्हीं के अनुकरण स्वर में पानी मापने लगा, क्योंकि उसकी जीवन नैया भी समुद्र की उस नदी के जल की तरह हो गई थी जिसमें वह माप रहा था खुद को, लेकिन कहीं भी उसे ठाह नहीं मिल रही थी। वह अपने जीवन को नदी के पानी की तरह उसकी कल्पना कर रहा था, उसकी तुलना कर रहा था नदी के पानी से अपने जीवन की। उसी समय आधी की तरह फटीक की माँ घर के अंदर आ पहुंची और ऊंचे स्वर में रोने लगी। तब विशंबर ने बहुत मुश्किल से अपनी बहन को चुप कराया और बोलने लगी, बेटा रे मेरा बेटा फटीक रे। और फटीक ने
आसानी से इस प्रकार का जवाब देते हैं तो ए। फिर माँ ने बोला, अरे मेरा बेटा फटिक रे। तब फटिक ने धीरे धीरे करवट ली और किसी को लक्ष्य न करके धीमे से स्वर में कहा, माँ अब मेरी छुट्टी हो गई, माँ अब मैं घर जाता हूँ माँ। यानी बुखार की अवस्था में वो बार बार छुट्टी, उस दशहरे की छुट्टी को याद कर रहा था जब मामा ने उसे बोला था कि वो तभी घर जा सकता है। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में अभ्यास में जो भी 6 प्रश्न दिए गए हैं उसे अपनी कॉपी में होमवर्क के तौर पे करोगे और साथ ही शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।